हमने ये थ्योरम देखा था, पैरेलैक्सिस थ्योरम। तो जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं कि मान लो जैसे कि ये डिस्क है, इसका मास m है और रेडियस r है। ठीक है, ये हमारे पास में मान लो एक्स डैश एक्सिस है जो कि सेंट्रो मास से पास हो रही है। कहाँ से जा रही है? सेंटर ऑफ मास से। ओके, तो इसी के पैरेलल अगर मान लो मैं यहाँ एक एक्सिस बनाता हूँ, ये ए डैश एक्सिस है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया कि r/2 है, मान लो, यानी d इक्वल टू r/2 है। तो मैं मालूम है कि आई एक्स एक्स डैश या आई सी एम ये कितना होता है डिस्क का? वो होता है mr²/2 होता है। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, ये डिस्क है हमारे पास में। तो हमें आई ए डैश चाहिए, यानी आई ए डैश इक्वल टू आई, है ना, और ये होगा आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई सी एम कितना? तो mr²/2 प्लस m इंटू डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच की, r/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब आई ए डैश या जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट, ये हो गया mr²/4, यानी 3/4 mr²। ये आंसर है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, लिख लो। सर लेकिन इसमें कॉम्पोजिशन तो यूनिफॉर्म होना चाहिए ना? हाँ, मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, नहीं, मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें एक एक्सिस वो होना चाहिए जो सेंटर मास से पास हो, यानी सेंटर मास के अबाउट पहले निकालेंगे तो हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए वो। ठीक है, ओके सर। अब जैसे अपने को मान लो ये आई ए डैश एक्सिस के अबाउट अपने को मिला 3/4 mr²। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाया जाए, अगर इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैं बता सकता हूँ। ये लिखो, देखो मैं आगे का बताता हूँ इसमें। लिख लिया सबने? यस सर। अब यहाँ क्या है, देखो इसका मतलब क्या हो समझाता हूँ। अब क्वेश्चन इसमें ये बनाते हैं, इसको तो हटाते हैं। क्वेश्चन ये है कि r/2 पर है। अब इसी को मैं डिस्क को अगर मैं इसको ओमेगा से मान लो रोटेट कराता हूँ इस एक्सिस के अबाउट, तो हमें चाहिए फाइंड द काइनेटिक एनर्जी
तो फाइंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क व्हेन it rotates about a dash axis. ओके, तो ओमेगा से अगर ये घूम रही है, हमें दिया हुआ कि इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ इसका आई कितना है, तो वो आ गया हमारे पास में 3/4 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ध्यान से, हम क्या इसका इस एक्सिस के अबाउट इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं? नहीं फाइंड कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। तो थ्योरम हमें मिल गई, तो थ्योरम के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो हम ये फाइंड नहीं कर सकते अगर मान लो मैंने रॉड का रोटेट करके मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाला था स्मॉल एलिमेंट पे जाके, यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ मुश्किल है। इसलिए हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पहले समझ लिया कि क्या है ये, है ना। उसके बाद अब हम लोग अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर कोई किसी भी बॉडी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, वो लिख लेंगे। आई बात समझ में? इसलिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, इस एक्सिस के अबाउट अगर इसको रोटेट कराएंगे तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ये काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसको बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है इसको। यहाँ वहाँ क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं वहाँ। तो यहाँ रोटेशनल में इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ कहेंगे इसको। वहाँ जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग बोलते थे वो दरअसल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी। वो लिख लीजिए इसको। हो गया सर। नेक्स्ट हमारे पास में थ्योरम भी बताता हूँ मैं, नेक्स्ट वाली भी, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम जो है ये 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए वैलिड नहीं है, ये इट इज नॉट वैलिड फॉर 3 डायमेंशनल bodies. Okay, it is not valid for 3 dimensional bodies. 3 dimensional bodies के लिए वैलिड नहीं है। आगे बात समझ में? इसका मतलब ये लीनियर के लिए वैलिड है, प्लेन के लिए वैलिड है, ये मतलब हुआ सिंपल। 3 डायमेंशनल नहीं तो यानी 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल के लिए तो वैलिड है। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक ऐसा प्लेन लेमिना ले रहा हूँ मैं, यहाँ ये प्लेन लेमिना है, ठीक है। ये क्या है, प्लेन लेमिना है। तो ये मान लेते हैं ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, और है ना ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, जो कि एक्स वाई इस प्लेन में ही है। एक्स वाई जो प्लेन है वो दरअसल प्लेन लेमिना के अंदर ही है, और ये जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, किसके, इस प्लेन के। अच्छा, ये जो लिया यहाँ ये जरूरी नहीं कि ओरिजिन ही हो, जो ओरिजिन जो लिया मैंने ये सेंटर ऑफ मास हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वहां जरूरी था कि एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी था। यहाँ जो एक्सिस है हमारी, ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास से पास हो, सेंटर ऑफ मास से पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ओके, वो तो अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं सेंटर मास की यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ, सेंटर मास वो है यहाँ, ठीक है, ध्यान रखना है। सेंटर मास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये प्लेन जो है यानी प्लेन लेमिना lies in XY प्लेन। भाई XY प्लेन अगर है तो Z किधर होगा? मैंने क्या लिखवाया, प्लेन लेमिना लाइज इन XY प्लेन, तो Z किधर होगा?
उस प्लेन के परपेंडिकुलर। होगा कि नहीं होगा, है ना? ये मतलब तो इसलिए मैंने लिखवा दिया, मुझे मालूम है ना क्या होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही ये पॉइंट लिखवा दिया। अब मैं यहाँ वापस से एक आयत पार्टिकल ले रहा हूँ जो कि इस प्लेन में है। अब प्लेन कौन कौन सा, जैसे डिस्क भी एक प्लेन होता है, रिंग भी एक प्लेन है ना, प्लेन में लाई करता है। जैसे मान लो स्क्वायर या स्क्वायर प्लेट है या रेक्टेंगुलर प्लेट है या ट्राइंगुलर प्लेट है, ये सब क्या है, प्लेन है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास में आयत पार्टिकल है जिसका मास mi है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स आई कोमा वाई आई, और जेड तो इसका 0 ही है क्योंकि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से देखेंगे हम लोग इसका, एक तो ये देखेंगे यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हम मान लेंगे कि ये तो पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है, और ये OP है। तो पहले मैं x के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं, आयत पार्टिकल का x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I x डैश, ये क्या हो जाएगा, m I, और वो डिस्टेंस क्या है, q p का होल स्क्वायर, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसका समेशन ले लो, तो समेशन m I q p का होल स्क्वायर समेशन I x डैश, ये मैंने मान लिया कि टोटल I x है ना, ये लिख लो पहले। लिख लिया भाई? लिख लिया सर। अब यहाँ देखो, एक तो इसका आ गया, फिर दूसरा y का देखो आप, I y y डैश इक्वल टू एम आई, और डिस्टेंस क्या है, आर पी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसी में देखो क्यू पी क्या है, तो ये क्या है दरअसल, एम आई समेशन एम आई, ये वाई आई का होल स्क्वायर है कि नहीं, और ठीक है ना, क्योंकि क्यूपी क्या है, वाई डिस्टेंस तो है वहां से, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ देखो, तो इसका समेशन ले लेंगे, तो ये हमारे पास में हो गया आई वाई इक्वल हो गया समेशन एम आई, और ये क्या होगा, एक्स आई का होल स्क्वायर है कि नहीं, आर पी देखो आप, ठीक है नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ इसका, इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे इसका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इससे यहाँ से, है ना। तो क्या लिखेंगे, आई जेड डैश इक्वल टू एम आई ओ पी का होल स्क्वायर, यानी एम आई ओ पी का मतलब क्या हुआ, एक्स आई का होल स्क्वायर वाई आई का होल स्क्वायर, है ना। ये आई जेड डैश हो गया, समीशन ले लो,
तो समेशन आई जेड जेड डैश इक्वल टू समेशन एम आई एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस वाई आई का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, आई जेड हो गया। अब यहाँ देखो, इस इक्वेशन को देखो, एक तो इस इक्वेशन को देखो और एक इस इक्वेशन को देखो। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, यहाँ देखो आई जेड इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, देखो यहाँ आई एक्स प्लस आई वाई मिल रहा है ना, यही परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम है। जहाँ तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सेसेस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और एक्स और वाई जो एक्सेसेस है वो प्लेन में है, जिसमें वो प्लेन लेमिना लाई कर रहा है, ठीक है, और जेड उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। लिख लो इसको। लिख लिया ना? हाँ सर, लिख लिया। भाई सबने लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं डिस्क है, ये मान लो हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, और ये जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। तो इस केस में ये ओरिजिन से पास हो रहा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चलो हो रहा है तो हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स वाई जो है ये दोनों मतलब एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेकिन एक्स वाई जो एक्सेस है, यानी जो एक्स वाई प्लेन है वो डिस्क के प्लेन में, यानी जो डिस्क का प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। ये हमारे पास में डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है। यानी अगर मैं इसको टॉप से देखूं, मान लो यहाँ से, तो मुझे ये डिस्क कैसे नजर आएगी, यानी अगर इसका टॉप व्यू देखें, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, अभी क्लियर है। और ये डिस्क ऐसा अपने को दिख रहा है टॉप से, और ये जेड एक्सिस है, इसको मैं जेड जेड डैश ले लेता हूँ, ठीक है।
तो हमें जेड जेड एक्सिस के अबाउट पता है, आई जेड जेड डैश या आई जेड कितना होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2 होता है ना। मुझे चाहिए डायमीटर के अबाउट, हमें क्या चाहिए, फाइंड दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट diameter, about diameter। ओके, तो डायमीटर मतलब या तो अलोंग द एक्स एक्सिस या अलोंग द वाई एक्सिस। आप देखो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम ही होगा, सिमेट्री है ना। तो आप एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराओ या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओ, दोनों का डायमीटर के अबाउट ही है, ये बना लो पहले। निकले भाई सबने। अब यहाँ देखो डायमीटर के अबाउट की हम बात कर रहे हैं, तो ये मुझे मालूम है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। तो हमें ये भी मालूम है, यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री आई एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ देखो आई वाई होगा कि नहीं होगा, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सिमेट्री डायमीटर के अबाउट जाओ, किसी भी डायमीटर के अबाउट जाओगे तो ये होगा, है ना। तो यहाँ मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, तो अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो क्या हमारे पास में आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो ये तो हमारे पास में mr²/2 है और ये दोनों क्या इक्वल है, क्या लिख सकते हैं 2i(x) इक्वल टू 2i(y), इसका मतलब हुआ कि i(x) इक्वल टू i(y), यानी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²/4। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डायमीटर के अबाउट, यानी डायमीटर के अबाउट अगर इसको रोटेट कराएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मिलेगा, लिख लो इसको। मतलब सीधा सीधा हो गया कि अगर इस डिस्क को, अगर आप इस डायमीटर के अबाउट रोटेट कराते हो, इसका मास m है और रेडियस r है, ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी वो एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो एनर्जी हो जाएगी हाफ mr²/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। ये इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई है।
मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी क्या कह रहा हूँ, है ना? यस सर। भाई पॉइंट समझ में आ गया सबको? अब इसमें इसमें ले लिया मैंने, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेंटर मास से पास हो जेड एक्सिस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे भी एग्जाम्पल 17 करता हूँ मैं, देख लिया आप लोगों ने? ये हाँ डिस्क सर। के सबको पता ही है ना, डिस्क की बात करें तो डिस्क ही होगा और क्या। अब जैसे एग्जाम्पल 17 है, कह रहा है कि इन द फिगर शोन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेट हैविंग मास m, लेंथ l and width b about axis 1 2 3 4, assume that mass is uniformly distributed। यानी देखो ये हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ये, तो ये दिया इसने, ये एल है, ये भी दिया, ये सॉरी ये बी है, तो ये हमारे पास में इस एक्सिस के अबाउट की बात कर रहा है, घूम सकता है प्लेट, यानी प्लेट तो ऐसा घूम सकता है, इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। तो ये 1 एक्सिस बोल रहा है, ये 2 बोल रहा है जो किसके सेंटर से पास हो रहा है ये एक्सिस, ये 3 बोल रहा है जो कि भी सेंटर से पास हो रहा है, और ये 4 है जिसके अबाउट इसको रोटेट कराया जा सकता है। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और ये इसका सेंटर है यहाँ सी। तो कह रहा है कि इन एक्सिस के अबाउट बताओ। तो सबसे पहले मैं एक्सिस अगर मैं कहूँ I2, तो I2 आप देखो, अगर इसको सिकुड़ के हम लोग मान लो एक रॉड की तरह ट्रीट करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया यहाँ देखो, ml²/12 ना, याद आ रहा है? अगर मैं 3 का लिखूं, मतलब I3 लिखूं, तो I3 को क्या हो जाएगा, mb²/12। उसी तरह मैं I4 अगर लिखूं तो I4 क्या हो जाएगा, ml²/3। उसी तरह अगर मैं I1 लिखूं तो हो जाएगा mb²/3। ये लॉजिक समझ में आया सबको? ये इस बारे में लास्ट क्लास में बता चुका था, है ना? अब अगर मान लो मैं कहूं कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन के पर पे जिस प्लेन में रखा है, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस किधर होगा इसका, z, z डैश ऊपर की तरफ हो, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? तो अगर इसके इस एक्सिस के अबाउट बताओ कि क्या होगा, तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ rectangular plate
अबाउट z डैश एक्सिस, जो कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर है ना। इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कौन सी थ्योरम लगाऊंगा मैं, यानी यहाँ थ्योरम लगेगी आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। आई एक्स मतलब अलोंग दी थ्री, यानी इसका मतलब हुआ आई जेड की मैं बात करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, दरअसल ये आई टू प्लस आई थ्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस है और इसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो आई टू कितना है, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आई थ्री कितना है, एम बी स्क्वायर बाई 12, यानी ये हो गया हमारे पास में एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जेड एक्सिस के अबाउट, यानी इस प्लेट के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो गया, ये हो गया एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। भाई बात समझ में आ गई? हाँ सर। लिख लो तो इसको। लिख लिया? हाँ सर। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, देखो फिर से वापस वहीं चलते हैं, रब कर दूं। भाई इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल है कि ये जो हमारी प्लेट है ये लेंथ एल है, ये विड्थ इसकी बी है, और हम इस एक्सिस के अबाउट अगर इसको घुमा रहे हैं मान लो ओमेगा से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी इस एक्सिस के अबाउट इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ, या रुको रुको इसको, काइनेटिक एनर्जी हमें बताना है किसके, इस एक्सिस के अबाउट, तो वो हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो जाएगा हाफ आई, आई कितना है एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये मतलब हुआ ना। तो क्या हो गया, ये हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेट अबाउट गिवन एक्सिस, ठीक है ना। तो ये हुआ, अभी क्लियर है? तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें मालूम है तो हम बता सकते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ रहा होगा तो। यस सर, समझ गए।
ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेमी सर्कुलर डिस्क, एग्जाम्पल 23 ले रहा हूँ जैसे। एग्जाम्पल 23 क्या कह रहा है? फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी ये हमारे पास में सेमी सर्कुलर डिस्क है और इसका सेंटर ऑफ मास मालूम है कहाँ है, वो याद होना चाहिए। तो इसका सेंटर मास यहाँ से मान लो मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट नहीं है लेकिन कंप्लीट डिस्क होता तो मिड पॉइंट होता। तो ये हमारे पास में मान लो वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है। सेंटर मास कहाँ होगा? यहाँ है। कितनी डिस्टेंस पर है? ये डिस्टेंस हमारे पास में, अगर इसका मास एम है और रेडियस आर है तो 4r/3π। ये याद है भाई सबको? यस सर। और याद नहीं तो याद करो। तो किसके अबाउट पूछ रहा है? ये पूछ रहा है इस एक्सिस के अबाउट। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओगे। ठीक है, अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे। तो हमें मालूम है कि I इक्वल टू ICM प्लस MD²। तो आप यहाँ देखो, मैं पहले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकता हूँ। कैसे? अगर मान लो ये कंप्लीट डिस्क होता तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारा? इस एक्सिस के अबाउट जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, mr²/2 होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अरे भाई mr²/2 होता है ना डिस्क है तो। यस सर। मालूम है ना? अब अगर मैं इस वाले पार्ट को, यानी इस वाले पार्ट को उठाकर मैं अगर इधर रख दूं, मतलब ऐसा कर दूं, अभी भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आधा मास इधर रखा होता है, जिस तरह से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, वैसा डिस्ट्रीब्यूशन तो इधर है। जैसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ था इस एक्सिस से, वैसा है तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका इधर होगा कि नहीं होगा? यहाँ। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा फिर? इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास में आई जेड एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr²/2 होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आई? क्योंकि हाफ पोर्शन को तो मैंने उधर रखा है, तो सेम जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की साइड में वैसा नीचे की साइड में है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम जब होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? फिर सेम होगा, तो mr²/2 होगा। ये लॉजिक समझ में आया? हाँ सर समझ। तो अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? mr²/2 इक्वल टू ICM प्लस MD कितना है? 4r/3π का होल स्क्वायर। यानी ICM हमारे पास में आ गया mr²/2 माइनस M 4r/3π का होल स्क्वायर। ये आंसर होगा। यानी सेंटर मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये होगा mr²/2 माइनस M 4r/3π का होल स्क्वायर। ये लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। लिख लो तो इसको। अब इसके अबाउट बताओ। प्लेन के परपेंडिकुलर ही है लेकिन इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? मैंने मान लिया कि ये a एक्सिस है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये लिख लो पहले।
हो गया सर। लिख लिया? हाँ सर। क्या आया उसका अबाउट आंसर? mr² ये आया क्या आंसर? ये इसका आंसर ये है दरअसल। गुड, वेरी गुड। इसका इनको बात समझ में आ गई श्याम कुमार को। भाई कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। I इक्वल टू ICM प्लस MD² है ना। इसका मतलब ICM पता होना चाहिए। ICM मिल गया और ये डिस्टेंस अपने को पता है। ये डिस्टेंस कितना है? ये D डिस्टेंस है। ये D डिस्टेंस कितना है इस केस में? R-4R/3 पाई। ठीक है, बस उसमें रख दिया मैंने ICM प्लस MD² कर दिया। देखो भाई बात बाकी लोगों को क्लियर है? यस सर। तो अब इस एक्सिस के अबाउट बताओ। इस प्लेन के परपेंडिकुलर BB' एक्सिस है। अब इस एक्सिस के अबाउट बताओ। क्लियर है भाई? तो क्या आया? और mr² माइनस m(4r/2 पाई स्क्वायर प्लस mr²। इसका आंसर आना चाहिए 3mr²। क्या 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 आ रहा है? हाइपोटेन्यूस ले लेंगे सेंटर ऑफ मास से। आंसर क्या है? 3mr²/2। ये किसके आया भाई? 3mr²/2 किसके आया? पीयूष? हाँ भाई आंसर तो वही लग रहा मुझे, 3mr²/2। किसका है लेकिन बताए नहीं। एक मिनट बताओ यार, कौन है बंदा? नहीं बताना है, मैं बताओ। विनीत कुलकर्णी। देखो आप यहाँ देखो आपस से इसको भाई हम क्या देखते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे यहाँ। तो एक एक्सिस तो ये हमारे पास में ये जो सेंटर मास से जा रही है एक एक्सिस है, इन दोनों को मिलाओ। इनकी ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? ये डिस्टेंस है R² प्लस 4R/3 पाई
का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो हमें आई बी बी डैश चाहिए, तो आई सी एम प्लस एम एम डी स्क्वायर, जो कि एम कितना है यहाँ, एम तो एम ही रहेगा और इसका स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस 4r/3 पाई का होल स्क्वायर। और आईसीएम हमने पहले निकाल लिया था, आईसीएम क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एम 4r/3 पाई का होल स्क्वायर प्लस ये पूरा एम इंटू भैया आया, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए रिमूव कर दूँ ना, तो मेरे ख्याल से बात अब समझ में आ रही होगी मैं कहना क्या चाह रहा था। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस 4r/3 पाई का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो गई, तो अल्टीमेटली कितना आ गया है, 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ अभी क्लियर है भाई, तो ये आंसर आना चाहिए, ऐसे लगाएंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, मैं एक बार 24 भी मैं खुद बताता हूँ पहले, ये लिख लो, इसमें मैंने मॉडिफाई कर करके आपको सारी चीज़ें बता दी है, एक ही क्वेश्चन ही बहुत होता है वैसे समझने के लिए, तो फिजिक्स में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, लिमिटेड है चीज़ें, एक बार बात पकड़ में आए फिर आई। लिख लिया, लिख लिया ना भाई। हाँ सर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल 24, तो वो कैसे करेंगे, ये हमारे पास में एल शेप में एक रॉड इसने दिया है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करके करूंगा, इसको पी के अबाउट ये रोटेट कर सकती है, एस रोटेट कर सकती है ओमेगा से। तो ये हमारे पास में एल शेप में ये रोड है, तो यहाँ दिया है कि टोटल लेंथ वैसे इसकी 12 है, तो ये एल है और ये एल है। कह रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ फिनिश ऑफ 2 यूनिफॉर्म ज्वाइंट रॉड्स, यानी एक ही रॉड को 2 रॉड में भी ऐसे भी मान सकते हैं, हैविंग मास ईच, सबका दोनों का मास क्या है, एम एम है। तो कह रहा है कि यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम तुम्हें बताना इस पॉइंट पी के अबाउट, यानी इस ये प्लेन जो है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से यहाँ इस है ना, उसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मतलब ये ऐसा हो सकता है, देखो मान लो ये एक्सिस है हमारे पास में, ये जो रॉड है ना वो इस तरह से मान लो, है ना, जो कि इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, 90 डिग्री एंगल है ना, टॉप से देख रहे हैं तो ये इधर का है, टॉप व्यू है इसका, ये ओमेगा से घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमें इस रॉड का तो पता है, किसका, इस रॉड का, इसके एक एंड के अबाउट क्या होगा वो निकाल लूंगा मैं,
लेकिन इसका क्या करेंगे, पहले इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, तभी तो ये दोनों के परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगाएंगे, सॉरी पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले इसका पहली जो रॉड है ये मान लो P Q और R, तो P Q जो रॉड है उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है कितना हो जाएगा, उसके अबाउट P के अबाउट ml²/3 हो जाएगा, प्लस इसका क्या होगा ICM है ना, ICM कितना है इसका ml²/12 प्लस m, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस है मान लो R, तो R का होल स्क्वायर, जहाँ R क्या होगा, R होगा L/2 का होल स्क्वायर प्लस L² का स्क्वायर रूट, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये लेंथ देखेंगे ना हम लोग, तो ये L/2 है और वो L है, तो ये कितना हो गया हमारे पास में, यानी हो जाएगा 5√5 L/2 ना, इसको यहाँ रख देंगे, तो ये हमारे पास में P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो IP इक्वल टू हो गया ml²/3 प्लस ml²/12 प्लस ये हो जाएगा m5l²/4। सॉल्व कर लो, यही आंसर है। इसमें हो सकता है आंसर गलत दिया उन्होंने, लेकिन आंसर ये हमारे पास में है। तो 12 ले लो यहाँ, तो 12 लेंगे तो 4, तो 4 ml² प्लस 3 ले लेंगे तो 15 ml²। तो ये आंसर आना चाहिए, वो गलत दिया मेरे ख्याल से, हो जाएगा 20, यानी आंसर क्या हो गया इसका 20 यानी 5/3 ml² आंसर है, वहाँ वो गलत दिया आंसर उसने। बात समझ में आ गई है कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. रुको इसको वीडियो से एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे नहीं होता। ये लिख लिया पहले आप लोगों ने? हाँ सर। देखो हो क्या रहा है कि एक रोड ये है और एक रोड ये है ना, और ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस है ये, जिसके अबाउट इसको रोटेट कराना है। तो हमने क्या किया भाई, इस रोड का इस एक्सिस के अबाउट तो हमें मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/3 होगा ना।
इसका क्या, इस एक्सिस और इस एक्सिस का, इसका क्या होगा इस रॉड का, इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ml²/12 होगा ना। Yes, sir. और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यानी ये एक्सिस और एक्सिस पैरेलल हो गई ना, तो यहाँ से शिफ्ट किया मैंने यहाँ, उस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ना 5 ml²/3। यानी अगर मैं इस पूरे सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कराना चाहूँ, इस एक्सिस के अबाउट, तो घूमेगा ना, ऐसे रोटेट करेगा ये, है ना। तो पूरा सिस्टम कैसे रोटेट करेगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये ऐसे, ये यानी पूरा सिस्टम इस पॉइंट को फिक्स कर देंगे मान लो यहाँ, है ना, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया मान लो मैंने, तो ये क्या करेगा, पूरा सिस्टम ऐसे घूमेगा ना, समझ में आ रहा है, ऐसे इस एक्सिस के, वो एक्सिस चलो पॉइंट मूव कर रहा है, उसको फिक्स करना पड़ेगा, तो वो पॉइंट यानी इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा नहीं, समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं। हाँ सर। ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। Yes, sir. ये हो गया। अब आते हैं हम लोग, 23 भी कर लिया हम लोगों ने, मैं आपको देता हूँ करने के लिए। अब मोमेंट ऑफ, देखो शुरू से चलेंगे हम लोग, कई सारे पॉइंट तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। यहाँ से स्टार्ट करो अब आप। एग्जाम्पल 6, सिक्स 2 7 8 9 10 11 12 13 तो पता है, वो तो है ना, फिर भी याद रखना है वो सारी वैल्यूज। 15 16 17 तो करवा ही दिया मैंने, तो 6 to 16 फिर 18 19 भी बता दे वैसे तो, 20 21 22 23 हो गया, 24 हो गया। बस ये करो क्वेश्चन अभी, करिए।
हो गया क्वेश्चन? हेलो, सर चल रहा है। फिफ्टीन पे करो करो। पहले एग्जांपल 6 एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? ओके सर। क्योंकि 6 का ये है ना, पहले वो करता हूँ मैं। एग्जांपल 6 देखते हैं। ये हमारे पास में दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल मास हैं। ये M1 है, ये M2 है। इसके पार्ट 3 में कह रहा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू M1 M2, यानी इस एक्सिस के अबाउट की बात कर रहा है। तो आप देख रहे हो तो पॉइंट मासेस है, तो पॉइंट मासेस है तो डिस्टेंस कितनी है इस एक्सिस से इनकी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 ही है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का क्या हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट? 0 + 0 = 0 हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ही 0 है, क्योंकि पॉइंट मास है और इसी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो R1 R2 इनके लिए तो 0 हो गया। फोर्थ पॉइंट, ये तो थर्ड था। फोर्थ में क्या कह रहा है? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो डिस्टेंस दिया है M1 R1 = ये सेंटर ऑफ मास थोड़ी है, यानी ये जो एक्सिस बता रहा है R1 R2 ये सेंटर ऑफ मास थोड़ी है। पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे। हाँ, ये है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 + R2 है। तो पहले वो निकाल लेता हूं मैं, क्योंकि ये R कितना दिया है यहाँ, तो वो दिया दरअसल इसने R1 + R2 = R, है ना। लेकिन सेंटर मास तो यहाँ कहीं से जा रहा होगा, मतलब ये एक्सिस जो है ए बी, ये ए, इसको ए बी नहीं, मैं कोई और एक्सिस ले लेता हूँ, वाई वाई डैश ले लेता हूँ, जो कि कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास हो रही है। यानी ये जो डिस्टेंस है ये R1 डैश है और ये जो डिस्टेंस है ये R2 डैश है। यानी यहाँ से हम लोग M1 R1 डैश = M2 R2 डैश, और ये इक्वल टू यहाँ ये भी तो लिखेंगे R1 डैश + R2 डैश। तो यहाँ आप देखो R1 डैश क्या मिलेगा अपने को? M2R/M1 + M2 मिलेगा। उसी तरह R2 लिख लेंगे हम लोग यहाँ। ये बात समझ में आ गई ना? वो तो उसने दे दे, इसका मतलब थोड़ी कि सेंटर मास है वो। तो यानी R2 क्या हो जाएगा अभी यहाँ? R2 डैश हो जाएगा M1 R/M1 + M2। यहाँ R अपने को दे रखा R1 + R2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना हो जाएगा? यानी I/Y डैश
या ICM, तो वो जाएगा M1 R1 डैश का होल स्क्वायर प्लस M2 R2 डैश का होल स्क्वायर, ये आंसर होगा। यानी यहाँ M1 इंटू ये हो जाएगा M1, है ना, M2R बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस M2 M1R बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, ये आंसर होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, नेक्स्ट है 16 ना। लिख लो इसको। सर 13 भी कर दीजिए एक्सप्लेन। 13 पहले कर लेते हैं। 13 के पहले कोई हो तो वो बता लो, वो पूछ लो। 13 तो सीधा है, वो तो निकाला उसने। इसको बताऊं क्या कैसे आया यूं? तो चलो वो बताता हूँ मैं, स्टेप्स स्टेप कैसे आया, ठीक है बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास में जैसे 13, दरअसल ये अपने को चाहिए सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी अपने को टॉप व्यू दिया हुआ है ना, ये डिस्क है हमारे पास में, हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है। तो क्या करना है इसमें, पहले अगर इसका मास इसने दिया जैसे कि m है, रेडियस r है, सबसे पहले यहाँ है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा सरफेस मास डेंसिटी, यानी मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये डिस्क है, ठीक है। तो सरफेस मास डेंसिटी अपने को मिल गई। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इसके इस सेंटर से मैं यहाँ से r डिस्टेंस पे जाऊंगा, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक dr थिकनेस की एक रिंग बनाऊंगा मैं यहाँ। तो ये जो रेडियस है ये r है और इसकी जो थिकनेस है ये dr है। तो इसका एरिया मैंने निकालना वैसे तो पहले बताया था आपको। इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई r इंटू डी आर, यानी ये जो रिंग बनाए हमने dr थिकनेस की, उसका एरिया ये हो गया, सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दे देगा आपको, dm दे देगा। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है dm इंटू आर स्क्वायर, यही होता है। और इसको इंडिकेट कर देंगे, तो इसको 0 टू कैपिटल R इंडिकेट करेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dm अपने को पता है 2 पाई r dr सिग्मा इंटू आर स्क्वायर 0 टू कैपिटल R इंडिकेट कर दो, तो ये आ जाएगा। वैसे तो 2 पाई सिग्मा को बाहर ले लो, अंदर क्या हो गया r क्यूब dr 0 टू कैपिटल R। सॉल्व करो इसको। समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहा हूँ मैं? हाँ सर।
लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया। यहाँ देखो, इसको इंडिकेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा R टू पावर 4/4 ना, मैंने लिमिट भी लगा दिया। तो 2 पाई सिग्मा क्या हमारे पास में, M बाई पाई आर स्क्वायर R टू पावर 4/4। आप यहाँ देखो, ये आंसर आ गया MR²/2। अब समझ में आया कि MR²/2 ऐसे आया हो, जो मैं उस दिन बोल रहा था हाँ उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो कॉन्सेप्ट ये था दरअसल। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल 16। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अब जैसे एग्जांपल 16 है, हमारे पास में ये क्रॉस ऐसे दिया है इसने, यानी ये दो रोड हैं और दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के ना, यानी ये ऐसा है, यानी 90 डिग्री पर है। तो यूनिफॉर्म रोड है, सेम मास है, सेम लेंथ है ना, लेकिन हमें किसके अबाउट चाहिए, हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट, और हमें इस एक्सिस, तो वो तो दोनों के अबाउट सेम ही होगा, है ना, यानी आई एक्स एक्स डैश इक्वल टू आई वाई वाई डैश है, क्योंकि सिमेट्री है, तो उससे तो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है इसके, यानी जेड एक्सिस, तो मैं आई जेड जेड निकाल लेता हूँ पहले इनका। कैसे, एक रॉड का कितना होगा ml²/12 प्लस दूसरा भी कितना होगा ml²/12, तो आई जेड जेड डैश कितना हो गया ml²/6 आ गया ना, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ देखो आप, ये आ गया, और मुझे ये कह रहा हूँ कि ये दोनों इक्वली हैं, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हम, आई एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश इक्वल टू क्या हो गया आई जेड जेड डैश, तो इनके अबाउट मिल गया ना अपने को, कितना दिया है, तो ml²/6, और ये तो दोनों इक्वल है, तो आई एक्स डैश 2i x इक्वल टू 2i y है ना, तो आई एक्स डैश इक्वल टू आई वाई वाई डैश कितना हो गया ml²/12, यही आंसर है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। लिख लो इसको। तो बाकी का भी 17 तो मैंने बताया दिया था, तो करना ही नहीं था, 18 करना है आपको, करो फिर आगे का। ठीक है,
हाँ कल करके तो आना ही है। और इसका एक्सरसाइज 1 का जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट वो भी करना है। एक्सरसाइज 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट करना है। देखो मैं बताता हूँ आपको कौन सा सेक्शन करना है। इसका देखो सेक्शन ए नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया है, आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया है, पर अभी जो 1 to 5 एग्जांपल्स है ना वो करवाने के बाद ही करेंगे। तो सेक्शन बी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का करना है आपको। और रेडियस ऑफ जायरेशन वाला जो पार्ट है ना वो छोड़ देना है, इसमें B4 छोड़ देना है। यस सर। क्या मतलब B1 करना है और क्या B2 करना है, B3 करना है, बस इतना ही है। और पार्ट 2 में कितना है वो करना है, और ये जो एग्जांपल्स दिए मैंने ये करने हैं। एक मिनट पार्ट 2 का बताता हूँ कितना होगा। पार्ट 2 में भी इतना ही है, B1 से लेकर B8 तक है ना, बस B9 B10 B11। हाँ तो इतने क्वेश्चन है, ये कर लो। यानी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 में सेक्शन बी करना है बस, और ये जो एग्जांपल्स है ना वो करके लाने हैं जिस बच गए। भाई देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो नहीं मान सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो नहीं मान सकते। जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे आप सेंटर ऑफ मास मान के क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले तो दिमाग में बैठा लो। अब आगे बताऊंगा ना मैं, आगे चलेंगे तो बताएंगे कैसे सेंटर ऑफ मास मान के करना है, ठीक है। तो आगे की चीजें डिस्कस करूंगा मैं, ओके। यस सर। चलो फिर आज इतना ही। और हो सकता है ध्यान रखिएगा संडे को कोई एग्जाम नहीं ना आप लोगों का, केवल 12 बजे तक एग्जाम है ना। हेलो सर एग्जाम नहीं है, हाँ? हेलो संडे को क्या कह रहे हैं? एग्जाम नहीं है सर, संडे अच्छा कोई एग्जाम नहीं है ना, नहीं है सर। तो फिर सुबह क्लास रख सकता हूँ ना संडे को मैं। वो यस बोल सर। रहे हैं ना आई ओ क्यू करके कुछ तो एग्जाम है। हाँ सर है सर, IOQM में कितनी बजे तक है? 12 बजे तक है सर ना? 9 से 12। हाँ तो उसके बाद रख सकते हैं। हाँ सर। कितनी बजे? सर 2 बजे तक रख सकते हैं। 2 बजे से है ना? हाँ सर 2 तो मैं बजे से। बताता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ फिर, ठीक है, बताता हूँ इस हिसाब से, ओके। हाँ चलिए फिर, ओके बाय बाय। Bye, और वो sir. कर ले आपने एक्सरसाइज 3 कर लिया सेंटर मास का? हाँ सर कर लिया वो। ठीक है तो वो भी डिस्कस करेंगे ना, ठीक है, बाय सर। ओके बाय 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 बाय।